जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन यूनिक पब्लिकेशन का हम लोग का टेस्ट सीरीज जो होने वाला है वो कैमे क्रम का है, 34वें नंबर का है। तो आइए इस सेट को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं अपना स्कोर क्या रहता है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेशन। देखिए आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, यह सेशन है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इसमें 120 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आइए इस सेट प्रैक्टिस को हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि अपना स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों इस स्टार्ट किया जाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो 20 है, इसमें इसका जो जीके और जीएस बहुत ही जल्द आने वाला है। इसका मैराथन क्लासेस, हिंदी भी इसकी आएगी दोस्तों। ऑल सब्जेक्ट का इसका मैं मैराथन क्लासेस करा। तो आइए इस सेशन को पहले हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि अपना स्कोर क्या रहता है। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसमें पहला सेक्शन हम लोग का सामान्य हिंदी के सामना करना पड़ेगा। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं और प्रश्न देखते हैं कि क्या बनता है इसमें। पहला प्रश्न बन रहा है सामान्य हिंदी में कि बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ होगा क्या? बोलिए। आंसर बनेगा इसका कलंक लगना, है ना। आंसर बनेगा सी, कलंक लगाना। अगला प्रश्न देखिए, ढाक के 3 पात मुहावरे के सही अर्थ का हमें चयन करना है। कौन सा सही होगा? तो आंसर बनेगा इसका बी, परिवर्तन न होना। आंसर बनेगा बी। दोस्तों आप लोग की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है 2 तारीख से, तो जिनके जिनके भी एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। और जो भी एग्जाम दे के आएंगे वो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन को भेजेंगे या फिर टेलीग्राम पर भेजेंगे। मैंने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से ज्वाइन करके आप क्वेश्चन जरूर से जरूर भेजिए, ताकि आप लोग जैसे जो भी इसके बाद एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। उन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ किस लेवल का कैसे आ रहा है क्वेश्चन, है ना। उनको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जरूर से जरूर क्वेश्चन आप लोग भेजिएगा। एक ना एक, कम से कम एक व्यक्ति 1 2 4 10 जितने आपको याद हो उतना कम से कम क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखिए क्या त्रुटि है। साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। आंसर इसमें बनेगा हमारा, आंसर बनेगा इसी नींव का। आंसर इसमें नींव पर होगा, नींव का नहीं बल्कि नींव पर, है ना। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो आंसर बनेगा हमारा बी। अगला देखिए, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द हमें प्रयुक्त करना है। कौन सा शब्द होगा बताइए? आंसर बनेगा कुलीन। आंसर क्या होगा यहाँ पे? कुलीन। श्रेष्ठ के में उत्पन्न होना कुलीन का अर्थ है। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, रज्जु शब्द का पर्यायवाची। रज्जु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आंसर बनेगा डी इसका, रस्सी होगा रज्जु का पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखिए, देवासुर में समास है। देवासुर में समास क्या है? तो आंसर बनेगी इसकी द्वंद्व समास। आंसर होगा सी, द्वंद्व समास। अगला देखिए, अगला है चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है यह बताना है। देखिए च च च च हर वर्ड में आया है च, यानी ये कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? आंसर बनेगा ए, बी इसका होगा, अनुप्रास अलंकार होगा ना, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि यहाँ पे च क्या है? व्यंजन है जो बार बार आ रहा है। तो आंसर बनेगा हमारा बी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक उन्नति मात्र से किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इस वाक्य में दोष है। क्या दोष है इस वाक्य में? तो आंसर बनेगा डी, पुनरुक्त दोष है। आंसर यहाँ पे डी बनेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि पियास का तत्सम रूप क्या होगा। प्यासा का तत्सम रूप क्या होगा? प्यासा का तत्सम रूप प्यासा हो जाएगा। आंसर ए होगा। सेना का पर्यायवाची शब्द होगा। सेना का पर्यायवाची क्या होगा? अनीक होता है। सेना का पर्यायवाची अनीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पूर्वाह्न का सही अर्थ क्या होता है? पूर्वाह्न का सही अर्थ होता है दोपहर के पहले का समय। आंसर बनेगा डी। अनुमोदन सूचक अव्यय का उदाहरण है। अनुमोदन सूचक अव्यय का उदाहरण है। आंसर बनेगा बी। ठीक है, आंसर क्या बनेगा इसका? बी। अनुमोदन सूचक अव्यय जो होगा जी, हाँ ठीक है, जी भी होगा,
जी और हाँ भी होगा, ठीक है, अच्छा, सही है, ये सब क्या होता है, अनुमोदन सूचक अव्यय होता है। तो आंसर यहाँ पे बी बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि बाल का खाल निकालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बाल का खाल निकालना, इसका होगा छिद्रान्वेषण करना। आंसर क्या बनेगा, बी होगा, छिद्रान्वेषण करना। अगला प्रश्न देखिए, या फिर बेकार बात निकालना। अगला प्रश्न होगा कि रूढ़ शब्द का उदाहरण हमें बताना है। रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा होगा, तो आंसर इसका बनेगा कमल। आंसर इसका हो जाएगा रूढ़ शब्द का कमल। जिन शब्दों को खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, कान, पीला, कमल, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं रूढ़ शब्द। प्रत्येक शब्द के खंड का और न, नो और क, कम और ल से होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे कमल होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि विजयदशमी संज्ञा है। विजयदशमी संज्ञा है। विजयदशमी कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि यह त्योहार उत्सव के नाम है। होली भी व्यक्तिवाचक है, दिवाली भी व्यक्तिवाचक, रक्षाबंधन भी व्यक्तिवाचक है ना, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएंगे। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, वह हथियार जो फेंककर चला जाता क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वह हथियार जो फेंककर चला जाता है, फेंककर चलाया जाता है, उसे कहते हैं अस्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, अस्त्र। आंसर बनेगा ए, अस्त्र कहते हैं। और वह हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग शस्त्र कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि क से म तक के वर्णों को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्पर्श। क्या कहा जाता है, स्पर्श कहा जाता है। आंसर बनेगा ए, स्पर्श। अगला प्रश्न देखिए कि करी चिकार, करी चिकार घोर अति धावा, बदन उप पसारी, गगन सिधि सुर, त्रासित हाहा हेती पकार, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। इसमें कौन सा रस आया है, तो आंसर बनेगा भयानक रस। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, राम राजन के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जगे अभय, उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं। उपयुक्त छंद जो है किस प्रकार के हैं, यह सवैया है। आंसर बनेगा डी, सवैया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधारी, बरनहु बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। तो ये बताइए उपयुक्त छंद जो है यह किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं, तो आंसर बनेगा ए, सोरठ है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ए बनेगा, सोरठ। अगला प्रश्न देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है हमें बताना है। कौन सा अलंकार है इसमें, तो आंसर बनेगा ए, श्लेष अलंकार है। आंसर ए होगा। अगला देखिए, 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं। 1 से 26 वाले वर्ण को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साधारण छंद। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए कि कौन से छंद में गणों की विचार नहीं किया जाता है। गणों का विचार किसमें नहीं किया जाता है, मात्रिक छंद में। आंसर बनेगा बी, मात्रिक छंद। अगला देखिए, गद्यांश को पढ़ के हमें उत्तर देना है। इस गद्यांश को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हमने बहुत सेटों में कराया होगा इसे, है ना। देखिए गद्यांश को फिर भी पढ़ते हैं हम लोग। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत की मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। आंसर यहाँ पे बनेगा डी, सभी लोगों के धर्मों के, सभी धर्म के लोगों के। अगला प्रश्न देखिए, कपूर शब्द है, कपूर शब्द कैसा है। आंसर क्या बनेगा इसका, तद्भव, तद्भव है, ये शब्द जो है तद्भव है। आंसर बी होगा। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का
वो रहता है जनरल इंग्लिश का। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या बनता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा, वी हैड वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, और टाइम आई विल डैश एज लॉन्ग एज आई लिव। आंसर बनेगा हमारा क्या? आंसर बनेगा चेरिस। यहाँ पे बनेगा डी, चेरिस होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला होगा कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। तो आइए सेंटेंस पहले देखते हैं क्या है। स्पॉटेड दिस क्लॉक इन अ जंक शॉप। तो आंसर क्या बनेगा इसके? आंसर बनेगा दिस क्लॉक वॉज स्टॉप्ड बाई मी इन अ जंक शॉप। आंसर बनेगा ए। प्रश्न है हमारा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो देखिए आइटम हमारे पास दिया है, गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच, यानी इसका मतलब बोल रहा है कि आपके पेट में क्या है, तितली उड़ रही है ना। तो इसका आंसर बनेगा क्या? आंसर बनेगा टू बी एक्सियस एंड नर्वस, है ना। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डैश आर यूज टू इन केस द द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ ए स्पीकर और अ क्वेश्चन। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा इन्वर्टेड कॉमास। आंसर बनेगा इन्वर्टेड कॉमास। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है मेकिंग नोट्स विल डैश यू टू और ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइज योर थॉट इन अ बेटर वे। आंसर क्या बनेगा? मेकिंग नोट्स विल डैश यू टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इन अ बेटर वे। आंसर हमारा बनेगा इनेबल। आंसर इनेबल होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है द लिटिल गर्ल ट्राइड टू डैश द सिंगर। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा इमिटेट। आंसर यहाँ पे बनेगा इमिटेट, यानी कहने का मतलब बोल रहा है कि छोटी लड़की ने गायक का नकल करने की कोशिश की है, तो नकल करने का होता है इमिटेट। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा कि पहाड़ी इज द मोस्ट डैश स्पोकन लैंग्वेज इन हिमाचल प्रदेश। मतलब पहाड़ी जो भाषा है वो क्या है, वहाँ का क्या है, कॉमनली मतलब बोली जाने साधारणतः बोली जाने वाली वहाँ की भाषा है हिमाचल प्रदेश की। तो आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है आई वॉज डैश बाई द साउंड ऑफ द डोरबेल। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा अ वीकेंड। आंसर यहाँ पे हो जाएगा वीकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, सडनली सी जम्प्ड अप एंड डैश हर आर्म। मतलब वो क्या करती है, अचानक से कूदती है और उसके क्या बाजू को पकड़ लेती है। तो आंसर यहाँ पे बनेगा क्या? ग्रैब्ड। आंसर यहाँ पे बाजू को पकड़ना ग्रैब्ड होगा। आंसर सी। अगला देखिए, आई डैश अ पपी ऑन द रोड। आंसर यहाँ पे बनेगा क्या? आई डैश अ पपी ऑन द रोड। यहाँ पे सी का बताना है कि क्या होने वाला है। सी होगा, सीन होगा, सॉ होगा या फिर विल सी होगा। तो आंसर इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा सॉ। यहाँ पे V2 लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है द सन डैश इन द ईस्ट। राइज का बताना है, कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा यहाँ पे? राइज का हो जाएगा राइजेस। V1 लगेगा, यहाँ पे V5 लगेगा। राइजेस V5 है। अगला प्रश्न देखिए, ही डैश टू सी माई यस्टरडे कम। अब यहाँ पे कम का बताना है कि कम्स होगा या कैम होगा या हैज़ कम होगा या विल कम होगा। तो आंसर इसकी क्या बनने वाली है? आंसर इसकी आने वाली है कैम होगा। यहाँ पे V2 यूज होगा, कैम। सी ही कैम टू सी माई यस्टरडे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि फाइंड द सुटेबल चुजेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस हमारा क्या है, यू विल नॉट सक्सीड डैश यू ट्राई हार्डर। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा अनलेस। आंसर यहाँ पे बनेगा डी, अनलेस। अगला प्रश्न, अगला आंसर बनेगा सी, हम लोग का डी नहीं, सी बनेगा। अनलेस हमारा कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज। तो देखिए क्या है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है क्या है, दिन दुगुनी और रात चौगुनी, प्रगति करना या विकास करना।
तो आंसर क्या बनेगा, ग्रोइंग रिपीटेडली। आंसर बनेगा यहाँ पे ग्रोइंग रैपिडली। अगला प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई करना हमको द पैसिव वॉइस ऑफ अ गिवन सेंटेंस। दिया हुआ हमारे पास पैसिव, तो हमें एक्टिव, हमें पैसिव में बनाना है। देखिए, यू कैन गिव यू टाइम, वी कैन गिव यू टाइम। आंसर क्या बनेगी इसका, आंसर बनेगी टाइम से स्टार्ट करते हैं, टाइम कैन बी गिवन टू यू बाई अस। आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारा सेंटेंस, द वाइज लीडर एंड अ पॉलिटिशियन डैश असिस्नेटेड। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हैज बीन। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर है, एक नेता के बारे में बोला जा रहा है जो बुद्धिमान है ना। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर स्टेटमेंट। आंसर क्या बनेगी, कौन सी पंक्चुएशन मार्क लगाई जाएगी जो स्टेटमेंट के बाद में लगाया जाता है। तो स्टेटमेंट के बाद में कौन सी लगाई जाएगी, फुल स्टॉप लगाई जाएगी। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न की, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, सी डैश डेली, सी वॉक्स डेली। आंसर यहाँ पे सी बनेगा, वॉक्स डेली। अगला देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, आई सॉ बर्न डैश जूड 1975। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा ऑन। आई वॉज बर्न ऑन जून 9th 1975। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है हमारा प्रश्न कि कृष्णा सेड आई मे लिव टुमारो। तो बनेगा क्या आंसर, कृष्णा सेड दैट ही माइट लिव द नेक्स्ट डे। आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का गणित। तो गणित में देखिए प्रश्न क्या बनता है, हमें करना है विस्तारित और हल करें इसको। तो आइए इसको हम लोग बड़ा करते हैं और इसको हल करते हैं। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, बस इसको आपको मल्टीपल करना है। तो ये x को इस दोनों से मल्टीप्लाई आइए करते हैं। यहीं पे हम x और x में करिएगा तो आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपके पास माइनस है यहाँ पे, तो माइनस ये हो जाएगा 2x। इसके पास प्लस है, प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा, हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे -2x, यहाँ 4x, यानी क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा ना, 2x -8 और यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर। देखिए तो ऑप्शन ये कौन सा मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8। ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अभी भीष्म से 4 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक काम भीष्म से 90 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो दोनों साथ मिलकर काम कितने दिनों में कर लेंगे, कितने दिनों में कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इन दोनों की क्षमता और समय। देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी, ठीक है, अभी जो है ये भीष्म की क्षमता की कितना है, यहाँ पे भीष्म करते हैं, इसकी क्षमता है 4 और इसका क्षमता है 1। जो भीष्म एक काम करता है वो इसके 4 गुना करता है। अभी समय कितना लगता है, तो समय इसको तो 1 लगेगा लेकिन इसको लगेगा 4, ठीक है। समय आपने देख लिया, यहाँ पे लिख देते हैं क्षमता, इफिशियंसी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी, क्षमता ही लिखते हैं। क्षमता इसकी हो गई और इसका हो गया समय, इसका समय हो गया इतना, ठीक है। अब मान लेते क्या कि भीष्म एक दिन में x काम करता है, ठीक है, ये जो उसकी काम करने की ये है वो x दिन में काम करता है और अभी इसी काम को कितने दिनों में करता है, x माइनस 90 दिनों में करता है, 90 दिन कम में काम कर देता है। तो आइए अकॉर्डिंग टू हम लोग प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न से बोल रहा है कि यदि अभी x माइनस 90 दिनों में करता है तो इसी को भीष्म x दिनों में कर लेगा 1/4 से, यही ना है। अब इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग, तो 4x माइनस 9 4 जा 36 इक्वल x होगी। इस x को इधर घटा लीजिए तो 3x और ये उधर चली जाएगी तो ये 360 3 से काटिए 120, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 120 आ गई। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है कि अभी जो है काम कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो वो कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो 120 माइनस 90 था,
अभी का, तो 120 में से 90 घटेगा, यानी 30 दिनों में वो क्या करेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, तो अब तो हमारे पास दोनों का निकल चुका है, भीष्म का 120 दिन और अभी का 30 दिन। भीष्म एक दिन में कर रहा है ना सर, तो भीष्म का 120 निकल गया, भीष्म का, और अभी का निकल गया 30 दिनों में। अब दोनों मिल के कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो देखिए 120 और 30 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, आप इसका एलसीएम लीजिएगा 120 का, तो 120 रहने देते हैं क्या, ये 1 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में आ जाएगा, 4 टाइम्स में, है ना। तो इस दोनों का सम करिए, इफिशियंसी 415, 5 से इसको डिवाइड करिए, कितने टाइम्स में कटेगा, 2 और 4, यानी कि 24 दिनों में ये दोनों मिलके काम को खत्म कर देंगे, 24 डे में, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए कि दामोदर ने जाफर को 4 वर्ष के लिए 10,600 रुपया उधार दिए और कैलाश को उसी दर पर 3 वर्ष के लिए 7300 रुपया उधार दिए, 7,300 रुपया उधार दिए और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2250 रुपया 0.5 प्राप्त किए, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी ये हमें बताना होगा। तो आइए हम लोग वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी वो निकालते हैं। यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो ब्याज दिया हुआ है वो रखेंगे 10,600 और गुन्ने एक, आर जो है रेट हमारा गुन्ने 4 बट्टे 100, इसको ऐड करते हैं 7300 गुन्ने 3 और गुन्ने रेट तो रहेगा रहेगा प्लस 100, इक्वल में कितना आ जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2250.5 दिया हुआ है, इसी के बराबर ना है ये, तो रखिए यहाँ पे, इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 242R प्लस ये आ जाएगी 219R। ठीक है, इक्वल में आपके पास है 22,50.05 है। ठीक है, अब इसे दोनों को ऐड करिए तो आपके पास आ जाएगा 643R, यहाँ पे इक्वल में है 22,50.05 है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे निकालिए, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22,50.5 बट्टे 643, काटिए इसको, काटिएगा तो आपके पास आ जाएगा 3.5, 3.5, ये जो हमारा परसेंट यानी रेशियो आ गया, हमारा दर आ गया, रेट आ गया, तो 3.5, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि एक कंपनी का लगातार 11 साल का औसत राजस्व जो है 66 लाख रुपया है, यदि पहले 6 साल का औसत 61 लाख रुपया है और अंतिम 6 वर्ष का औसत 73 लाख रुपया है, तो छठे वर्ष का राजस्व क्या होगा हमें बताना होगा। तो आइए छठे वर्ष का राजस्व निकालते हैं कि कितना होगा। अभिष्ट औसत जो राजस्व का होगा वो सीधे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 6 गुन्ने 61 लाख, नहीं लिखते हैं सीधे लाख, यहाँ पे 61 लाख समझ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस 6 गुन्ने 73 लाख, इसमें से घटा कितना देंगे 11 गुन्ने 66 लाख। ठीक है, तो इसे करिए कैलकुलेशन, इसे करिए तो आपके पास 366 प्लस ये 438 आ जाएगी, इसमें से कितना घटा दें तो 726। चलिए आगे कैलकुलेशन कीजिएगा, 804 माइनस 726 घटाइए तो कितनी आ जाएगी पास 78 लाख रुपया, 78 लाख रुपया आ जाएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 78, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है हमारा, तो राइट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, यदि उस वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी हमें बताना है। तो ये निकालते हैं, वृत्त की परिधि जो है वह किसके बराबर है, त्रिभुज के परिमाप के बराबर। चलिए बनाकर देखते हैं हम लोग। वृत्त की परिधि होती क्या है, तो वो होती है 2πr होती है ना, तो यहाँ पे परिधि बराबर जो है त्रिभुज की परिमाप के, ठीक है ना, तो यानी किसके बराबर है 2πr के बराबर है, ये तीनों इक्वल है। तो देखिए आइए लिखते हैं यहाँ पे 2π का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुन्ने r का वैल्यू दिया हुआ है 10.5, काटिए इसको, डेसिमल को हटाइएगा 10, काटिए इसको 7 एकम 7, 35, 5 इसको काटिए
5 टाइम्स में इसको काटिए 3 टाइम्स में, यानी आ जाएगा 66 जो आ गया हमारे पास, क्या आ गया 66 सेंटीमीटर, यह परिधि आ गया वृत्त की, है ना। तो हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप जो है इसी की परिधि के बराबर है, यानी इसके परिमाप। तो परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, 3 गुने साइड होता है, 3 गुने भुजा, तो साइड ही रखिए। यहाँ पे 66 है, या 3 से काटिए तो साइड आपका निकल कितना गया, साइड इक्वल आ जाएगा आपके पास 22। तो आंसर हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया 22। तो यही तो निकालना था, समबाहु त्रिभुज का भुजा ही निकालना था ना। तो आंसर निकल गया 22, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है 3080, मतलब 3080 वर्ग सेंटीमीटर है, और उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, तो उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसका आयतन हम लोग निकालते हैं। इसका आयतन होता क्या है, आयतन होता है इसका शंकु का पाई आर एल। तो हमें एल निकालनी होगी ना, तो आइए पाई आर एल इक्वल रखते हैं। पाई आर एल इक्वल कितना दिया हुआ है, 3080 दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एल को निकाल लेंगे। तो निकालते हैं 3080 बट्टे 22 गुन्ने आर की वैल्यू कितना दिया हुआ 28, और ऊपर में चला जाएगा 7, इसको काटिए 7 4 टाइम्स में, इसको काटिए इससे, तो आपके पास एल आ जाएगा 35। एल की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब हमें निकालना होगा एच, क्योंकि हमें निकालना है क्या है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच चाहिए ही चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से बाई पाइथागोरस रूल से निकालेंगे, एच इक्वल एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकालते हैं रूट अंडर में। तो एल की वैल्यू 35 है, 35 का होल स्क्वायर माइनस आर 28 है, 28 की होल स्क्वायर। चलिए इसे घटाइए, तो 35 का क्या होता है, इसकी होती है 1225 होती है, और माइनस 28 की भी लिख लीजिए। 8 2 जा 8 8 जा 64 6, और 8 2 जा 16 16 16 32 32 और 6 38, और 2 2 जा 4 4 और 2 6, यहाँ पे आ गया 684 784 आएगा ना, 784 आएगा। बस इसमें से घटा लीजिए इसको, तो घटाइएगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी, घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, है ना। 441 आएगी, तो उसमें से घटाइएगा आपके पास आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21 हमारे पास क्या आ गया, एच निकल गया। अब शंकु का आयतन निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, और गुन्ने आर की वैल्यू 28 गुन्ने 28, और गुन्ने एच की वैल्यू 21। देखिए 7 से 3 टाइम्स में, और भी कटेगी, 3 से 3 कट गई, तो 28 और गुने 22 रहेगी। तो इसे कैलकुलेशन करिए तो आपके पास आ जाएगा 17,248 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 17,248, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच कर रहा है, राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा, हमें बताना है। तो आइए निकाल के देखते हैं किसके बराबर आ रहा है ये। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब इसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर प्लस में इसको इससे इससे। तो ये करके देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, और इसका फॉर्मूला भी होता है, आपका फॉर्मूला को बता दें, साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, ये तो सभी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 2 साइन ए इंटू कॉस बी। आंसर बनेगा 2 साइन इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। आंसर देखिए हमारे पास कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है इसमें, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक समचतुर्भुज
जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 12 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है कि क्या होगा। तो ये निकाल के देखते हैं। समचतुर्भुज का भुजा पहले निकालते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे एक विकर्ण दिया हुआ हमारे पास है ना, एक भुजा भी दिया है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। चलिए यहाँ समचतुर्भुज की भुजा स्क्वायर इक्वल क्या होगा, हाफ ऑफ d1 की होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ d2 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो भुजा दिया हुआ 10 का होल स्क्वायर इक्वल हाफ ऑफ पहला दिया हुआ डायगोनल की होल स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल तो दिया नहीं हमारे पास, दूसरा डायगोनल का होल स्क्वायर रखते हैं। चलिए तो यहाँ पे करेंगे तो ये 100 आ जाएगी, 100 इक्वल ये कितनी आ जाएगी, इसको काटेंगे हम लोग 6 टाइम में, यानी 6 6 या 36 प्लस ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, डी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी, डी स्क्वायर बाई 4, 2 नहीं 4 आएगी यहाँ पे, ठीक। डी स्क्वायर बाई 4 या फिर वैसा ही रख सकते हैं 1/d/2 की होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 36 को इधर घटाइए 100 में से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 64 आ जाएगी, है ना। यहाँ पे हमारे पास हाफ ऑफ d2 का होल स्क्वायर है ना। तो देखिए ये होल स्क्वायर को इधर लेके आइए तो रूट में बनेगा, ये होल स्क्वायर यहाँ से हटी तो ये आ जाएगी 8, 8 इक्वल d/2 रहेगी। अब इसको 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो d2 जो आपकी आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। हमारे पास d2 निकल गया, तो अब यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 आपके पास दिया हुआ है, d1 कितना है आपके पास 12, d2 अभी निकाले हम लोग 16, काटिए इसको 6 टाइम में, 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर बन गया 96। ऑप्शन नंबर बी बन रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें कि एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचने समय 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि वह इस वस्तु को 816 रुपया प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना है रुपया में कि कितना होगा। तो आइए निकाल के देखते हैं। अंकित मूल्य दिया हुआ है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि अंकित मूल्य बराबर, हमें अंकित मूल्य निकालना है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस पहला डिस्काउंट बट्टा 100 गुने 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट बट्टा 100 इक्वल दिया हुआ है आपके पास कितना 816, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो कैलकुलेशन करिएगा तो अंकित मूल्य बराबर कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस गुने पहला जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितना 20% का दे रहा है, तो यानी 80 बट्टा 100 हो जाएगी। दूसरा कितना पे दे रहा है 15, यानी 85 हो जाएगा बट्टा 100 इक्वल में है हमारा 816। यहाँ पे आइए काट के देखते हैं हम लोग क्या रहा है। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 816 और गुन्ने 100 ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके 85 और गुन्ने 80 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। इसको काटते हैं हम लोग 8 से, तो इसको काटिएगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी, टोटल को हम लोग काटते हैं तो आपके पास आ जाएगी मार्क प्राइस 1200 रुपया। तो हमें यही निकालना था ना मार्क प्राइस, आंसर अंकित मूल्य जो, तो आंसर कितनी आ गई 1200 रुपया, राइट आंसर बन गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि 3 संख्याएं दिया है, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग दिया है हमारा 1925, तो हमें संख्या क्या होगा ये बताना है। तो ये संख्या हम लोग निकालते हैं कि क्या बनेगा। मान लेते हैं संख्याएं हम x में, इसको 4x 5x है ना 6x, तीनों संख्याओं यदि उनके वर्गों का योग दिया हुआ है ना, वर्गों का योग मतलब ऐसे इसका स्क्वायर करने पे योग जो आ रहा है 1925 आ रहा है। तो आइए इसको बना के हम लोग देखते हैं। 4 का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 6x का होल स्क्वायर इक्वल कितना आ रहा है 1925 आ रहा है, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर इक्वल 1925, ठीक है। सभी को ऐड करते हैं 16, 36 और 25 को, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 77, कितना आ जाएगा 77x स्क्वायर इक्वल 1925। तो 77 से इस 25 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम में, 25 टाइम में। तो x की वैल्यू 25 रूट अंडर में आ जाएगी, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 आ गई। तो अब संख्याएं आराम से निकल सकते हैं। यहाँ पे 4x है तो x की वैल्यू 5 आएगी, 4 गुने 5 यानी कि 20। दूसरी है 5x तो 5 गुने 5
25 आ गई। तीसरी है 6x, 6 × 5, 6×5 = 30 आ गई। तो हमारी संख्याएं 20, 25 और 30। ऑप्शन देखिए 20, 25, 30। राइट आंसर कौन सी बनेगी? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 रुपया में 4 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। यदि वह 1 रुपया में 2 वस्तु बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमें बताना है। तो इसका लाभ प्रतिशत निकाल के देखते हैं कि कितना रुपया आ रहा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1/4 रुपया। चलिए इसको बनाते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 1/4 है, तो लाभ इसका जो प्रॉफिट हो रहा है कितना है? 25%। तो क्रय मूल्य एक वस्तु का हम यहाँ पे निकालते हैं, विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ होती है प्रॉफिट इक्वल क्रय मूल्य होता है। चलिए तो हम लोग निकालते हैं। एस पी दिया हुआ कितना? 1/4 गुने 100, प्रॉफिट कितना है? 25 यानी 125 इक्वल सी पी। काटिए इसको 4 से, 25 टाइम में, 25 से 25 5 टाइम में, यानी हमारे पास जो आ गया सी पी, वह सी पी कितना आया? 1/5 आ गया है ना। अर्थात क्या कर सकते हैं कि 1 रुपये में 5 खरीदा है, तब जो है 1 रुपये में 2 बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत 5 - 2/2 गुने 100, 3/2 गुने 100। काटिए इसको 50 टाइम में, 50 तियां 5 तियां 15, यानी कितना होगा? 150% की उसको क्या होती है? लाभ प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित को हल करें। हमें यहाँ पे हल करना है कि cos थीटा बाई cosec थीटा -1 प्लस cos थीटा बाई cosec थीटा +1 इक्वल टू दिया है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। ये इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न है पहले वो लिखते हैं हम लोग। cos थीटा बाई cosec थीटा +1 प्लस रखे हम cos थीटा बाई cosec थीटा -1 इक्वल में हमारे पास 2 आना चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम कॉमन क्या कर लेते हैं? cos थीटा को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 1। ऊपर में cos हट गया तो नीचे बच गया cosec +1 प्लस यहाँ पे भी 1, ये बच गया cosec -1 इक्वल में 2 है ही, 2 हमको लाना है। ठीक है, तो हमने क्या उठाया यहाँ पे एल एच एस लेके आर एच एस के इक्वल कर लेते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉस तो रहेगा ही रहेगा। अब अंदर में इसको कैलकुलेट एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। कॉसेक +1 इंटू कॉसेक -1 एलसीएम ले लिया हम लोग ने। तो एलसीएम ले लिए तो इससे कटेगा, तो ये यानी इस पे आ जाएगा क्या? कॉसेक -1 प्लस कॉसेक +1, यही ना आ जाएगा। चलिए आगे फिर प्रोसेस करते इसका। आगे करिएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस, तो इधर रहेगा ही कॉमन में, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉसेक। क्यों आएगा? क्योंकि वो 1 प्लस में था, एक माइनस में था, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2 कॉसेक थीटा और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास? क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में, तो कॉस स्क्वायर -1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर -1 होगा। कॉसेक स्क्वायर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर लिखते हैं ना। तो आइए इसको आगे फिर प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो कॉस थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 कॉसेक थीटा बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर -1 इक्वल कॉट स्क्वायर होता है। कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं ना। कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं। तो आइए इसको 1/sin लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इसे आगे प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉसेक बाई कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर से काटिएगा तो आपके पास उतना ही आएगी, है ना। ये 1/sin करेंगे, इसको cos/sin करेंगे, इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर हुआ और कॉस स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे हम लोग काटते हैं, साइन से एक साइन कैंसिल, ये यहाँ पे 2 था कॉस, यहाँ से एक कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया? साइन बाई कॉस बच गया। इसको हम लोग बोलते क्या है? साइन बाई कॉस को टैन बोलते हैं। टैन इक्वल 1 है, यानी थीटा का वैल्यू जो हमारे पास कितना आएगा? वो 45 आएगा। जब टैन का वैल्यू 1 आया तो वो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 45, तभी तो उसका वैल्यू आ जाएगा ना। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे बनेगा राइट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दी गई आकृति में एंगल
ए बी सी, एंगल ए बी सी 40 डिग्री और डी ए सी इक्वल 65, तो डी सी ए का मान हमें बताना है। डी सी ए, इसका वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। तो ये बताते हैं यहाँ पे क्या होगा। ए बी सी, एंगल ए बी सी का दिया हुआ कितना 40, एंगल ए डी सी का भी 40, ए डी सी का जो ए डी और सी इसका भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब दिया गया है क्या कि डी ए सी में, डी ए सी ये त्रिभुज में हम लोग यदि देखते हैं इस त्रिभुज में तो हमारे पास दिया है कितना 65 डिग्री, ये दिया है ना एंगल ए 65 डिग्री दिया हुआ है। तब हम क्या लिखेंगे, तीनों कोनों का सम करते हैं। इसका 40 आ ही गया है, इसका 65, तो ये नहीं निकल जाएगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है और ये 40 और 65 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 105, तो 105 घटा दीजिए, यानी आंसर जो आएगी आपके पास 75 डिग्री। आंसर क्या बनी 75। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी, बी। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14, तो आइए बनाकर देखते हैं इसका। आधार का त्रिज्या हमारे पास दिया है 14, तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है 15, तो हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि नीचे वृत्त रहता है। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या कर लेंगे, पाई आर को कॉमन, तो एल प्लस आर बनेगा। चलिए इसका फार्मूला रखते हैं यहाँ पे, ये फार्मूला तो इसकी होती है 22/7 गुने आर का वैल्यू तो दिया हुआ है 14 प्लस इंटू 15 प्लस 14, कैलकुलेशन कीजिए, इसका 2 आ जाएगा, 22 जा 44 और अंदर में आ जाएगा पास 15 और 14 जोड़िएगा तो 29 आएगा, गुणा कीजिए इसको तो कितना आ जाएगा 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि अल्फा इक्वल बीटा हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का सही मान निम्नांकित में से कौन सा होगा, हमें बताना है। तो आइए इसको बना के देखते हैं कि कौन सा होगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि अल्फा इक्वल बीटा, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल कॉस अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है एक दूसरे के। चलिए तो कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना है 1, तो आंसर बनेगा हमारे पास 1। राइट आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दे रहा है क्या कि निम्नांकित में से √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये हमें बताना है। तो यह किसके बराबर होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ये होता है सेक स्क्वायर के बराबर, तो सेक स्क्वायर √अंडर में है, यानी √अंडर से स्क्वायर कट गया यानी सेक थीटा। आंसर बचेगा हमारे पास ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि सारणी का बहुलक हमें ज्ञात करना है। सारणी का बहुलक वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, तो इसका हमें बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा बार टर्म कौन सा आए हुए, तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे दिख रहा है ना कौन सा है, 5 बार आए हुए हैं 10 से 15 के बीच में, तो आंसर हमारा यही बनेगा। सारणी जो है ये वाला निकलेगा 10 से 15 वाला, आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये 5 टर्म आए हुए 10 से 15 के बीच में, ये एक ही टर्म, ये 4 टर्म, ये 4 ही टर्म, लेकिन सबसे ज़्यादा बार वाले को देखते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा बार 10 से 15 में आया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक त्रिभुज में बोल रहा है एंगल एक ए दिया है x डिग्री, बी दिया है 3x माइनस 2 डिग्री और सी दिया है y डिग्री, तो c माइनस बी 9 डिग्री, तो तीनों कोनों का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए यहाँ पे तीनों कोनों का मान निकालते हैं। एक त्रिभुज है, इसमें ए बी सी दिया हुआ है, ए का वैल्यू आपको बता दी है कितना है, बी का भी सी का भी बता दी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सीधे हम लोग, तीनों कोनों का सम होता है 180, लिखते हैं ए का x है प्लस बी का कितना है 3x माइनस 2 है और सी का है y इक्वल है 180 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y होगा इक्वल 180 डिग्री। चलिए ये माइनस में है 2 तो इधर आएगा तो प्लस में, और ये ऐड हो जाएगा, तो 3 और 1 4x हो गया प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा 182 डिग्री, क्योंकि ये इधर जाके जुड़ जाएगा, 182 हमारे पास आ गया। तो इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक,
ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमारे पास दिया है प्रश्न में क्या कि एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल 9 डिग्री दिया हुआ है ना। तो एंगल सी का वैल्यू कितना है, एंगल सी का वाई है, एंगल बी का कितना है 3x-2 यहाँ पे लिखे हम लोग। तो चलिए उसको लिखते हैं, y माइनस 3x-2 इक्वल में 9 डिग्री है। यहाँ से y माइनस 3x माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +2 इक्वल 9। ये +2 है, इधर जाएगा तो घट जाएगा, और ये हमारे पास इधर रखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल -7 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाके ये घटे 9 इधर बुला लेते हैं, इसको 9 को इधर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 3x माइनस वाई इक्वल -7, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग यदि देखते हैं तो दोनों को हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तब क्या बनेगी हमारे पास, दोनों को जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 7x इक्वल 175। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 25 आ जाएगी, x की वैल्यू 25। अब कोई भी इक्वेशन में आप x का वैल्यू रखिए 25। तो पहला ही इक्वेशन लेते हैं, 4x प्लस वाई इक्वल 182 डिग्री है, रखिए 4 इंटू 25 प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से 25 में कीजिएगा तो 100 प्लस वाई इक्वल 180, तो ये इधर जाके घट जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। हमें निकालना है एंगल ए और एंगल बी, इस सब का वैल्यू निकालना है ना। तो आइए एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी सब का वैल्यू निकालते हैं। 182 था तो ये घटेगा तो आपके यहाँ पे आ जाएगा 82 आ जाएगा, ये यहाँ पे 82 आएगा, 80 नहीं बल्कि 82, 182 था ना फर्स्ट इक्वेशन मेरा। देखिए एंगल ए जो है इक्वल x है, यानी 25 डिग्री। एंगल बी जो है कितना था 3x-2 है, तो x का वैल्यू 25 दिया, 75 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 73 डिग्री। एंगल सी जो है कितना है y डिग्री है, y कितना है हमारे पास 82 डिग्री। ये सभी का सम करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो आंसर हमारे पास क्या बन गया, आंसर जो बना हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हमें सरल करना है ना, तो आइए इसे हम लोग सरल करते हैं। क्या है, x+3/x+1 प्लस 2x² प्लस 3/x-1 को डिवाइड करना हमें x/x² - 1 से। तो आइए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या बनना है हमारा। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, जो भी इक्वेशन है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद जो है आगे का कैलकुलेशन हम कर देते हैं। आगे का हो जाएगा x+3 इंटू x-1, क्योंकि मल्टीपल ही होगा सब में, प्लस रहेगा यहाँ पे x+1 इंटू 2x² प्लस 3 बाई में क्या बनेगा x² - 1। अब इसे हमें गुणा कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा तो x² - 1/x हो जाएगा। चलिए आगे इसे हम सॉल्व करते हैं। आगे करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास x² - 2x प्लस -3 रहेगी, माइनस प्लस 2x - 3 प्लस 2x², 2x³ होगा प्लस 2x², अब आएगी प्लस 3x और प्लस 3 बाई में आपके पास क्या आ जाएगी x² - 1। अभी भी हमारे पास गुना करना है इसी से, x² - 1/x से। अभी इसका हमने गुना नहीं करा है इसको, ठीक है ना। अब इसको गुना कर देते हैं, तो इसे कैलकुलेट करिएगा तो कितने आ जाएगा पास 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x बाई कितना बन जाएगा पास x, हमने गुना कर दिया उससे, ठीक है। अब गुना करने के बाद यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं x को, तो यहाँ पे बनेगा 2x² प्लस 3x प्लस 5 बाई x, x से x कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो आइए देखते हैं x² प्लस 3x, 2x² प्लस 3x प्लस 5, ऑप्शन नंबर बी बनना है हमारा। अगला प्रश्न की कि k के वे मान ज्ञात करें जिनके लिए निकाय kx प्लस 2y इक्वल 5 और 3x प्लस y इक्वल 1 का एक अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल क्या होता है, a1/a2 डजंट इक्वल b1/b2 होता है, यही ना होता है। तो आइए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, a1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे k, चलिए
यहाँ पे रखते हैं हम लोग, यहीं पे बना देते k/3 डजंट इक्वल 2/1, क्रॉस मल्टीपल करिए, 3×2 = 6 यानी डजंट इक्वल k। हमारे पास आंसर क्या आ गया, डजंट इक्वल 6, k का आंसर ए बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योग 4 और गुणनफल कितना हो 5। तो आइए इसको हम लोग मूल बना लेते हैं, क्या आएगा। देखिए यहाँ पे मूलों का योग 4 आना चाहिए ना, यानी मूलों का योग कितना होना चाहिए 4। द्विघात समीकरण हम लोग लिखते क्या है, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे रखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और मूलों का गुणनफल जो होगा इक्वल में, यहाँ पे जो भी आए हमारे पास मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ही रखते हैं इक्वल 0। ठीक है, चलिए x² माइनस यहाँ पे हमारे योग दिया है 4, तो 4x प्लस गुणनफल दिया है 5 इक्वल 0, यानी हमारा जो बहुपद आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, x² माइनस 4x प्लस 5 आ रहा है ना। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, देखिए x² माइनस 4x प्लस 5, x² माइनस 4x प्लस 5, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है हमारा, तो राइट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है क्या कि 2x माइनस 7 इंटू 2x प्लस 4 और 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, कॉमन फैक्टर इसमें निकालना है। तो आइए इसमें सबसे कॉमन क्या है, यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे कॉमन जो आपको 2x इसमें है, 2x इसमें है, 2x इसमें है और इसमें भी, यानी सबसे कॉमन हमको जो लेना होगा वो 2x आएगा ही आएगा। ठीक है, और देखिए इसमें भी 7 आपको मैच कर रहा है, ठीक है ना, इसमें भी 7 मिल ही रहा है, तो इस दोनों में हमें 7 मिल रहा है, तो इसमें भी हम 7 निकाल लेते हैं ना। तो हमारे पास महत्तम जो होगा 2x माइनस 7, ये हमारा कॉमन आएगा, तो आंसर 2x माइनस 7, राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ए बन जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ क्या है कि 6/3√2 माइनस 2√3 का परिमेय हर वाले व्यंजक के रूप में लिखिए। इसके व्यंजक के रूप में हमको लिखना है, तो ये इसको व्यंजक के रूप में लिख लेते हैं हम लोग। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना होगा हमें, है ना। 6/3√2 माइनस 2√2√3 होगा। इसे मल्टीपल करेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, मतलब इसका संकेत यहाँ माइनस है तो प्लस बदल जाएगा, है ना, यहाँ माइनस है। चलिए यहाँ पे 3√2 प्लस 2√3 हो जाएगा बट्टा 3√2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब इसे गुणा करते हैं हम लोग, तो गुणा करिएगा इसको इससे, तो कितना हो जाएगा 18√2 प्लस 12√3, बाई में एक माइनस में एक प्लस में, तो आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता क्या है, a² माइनस b²। तो रखते हैं यहाँ पे 3√2 का होल स्क्वायर करते हैं माइनस 2√3 की होल स्क्वायर करते हैं। चलिए आगे अब कैलकुलेशन करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 6 कॉमन हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 3√2 प्लस 2√3, यही बचेगा। यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा आपके पास, 3√2 का हम यदि स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18, क्योंकि 3 3 जा 9 9 2 जा 18 माइनस, अब 2√3 का होल स्क्वायर करिएगा 2√3 का, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आ गए। अब इसे माइनस करते हैं हम लोग, 6 इंटू 3√2 माइनस 2√3, बाई में कितना आ जाएगा, 18 में से 12 घटेगा 6, 6 से 6 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आ गया कि 3√2 माइनस 2√3। तो आइए देखते हैं, इसको और एक बार स्लाइस कर लीजिएगा ना, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, हम माइनस बोल रहे हैं, यहाँ पे प्लस होगा 3√2 और प्लस 2√3, तो आंसर हमारे पास देखते हैं 3√2 प्लस 2√3, ऑप्शन नंबर हमारा मैच कर रहा है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है कि 3/4√32 को पूर्णकर्णी के रूप में हमें लिखना है। पूर्णकर्णी के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको पूर्णकर्णी के रूप में इसको हम लोग सबको रूट में कर लेंगे ना, तो सभी को रूट में यदि करेंगे तो ये तो रूट से हट जाएगा 32, यहीं पे करते हैं 3/4 रूट में है 32, है ना, इसको रूट में करेंगे तो रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा इसके पावर, है ना, इसके रूट 3/4 के पर रूट रहेगा ही रहेगा, इंटू यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो ये 32 जो रहेगा हमारे पास ये भी अंदर ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग यदि, तो ये कितना बन जाएगा, ये 3 × 3 और 4 × 4 × 32 रहेगा,
ये अंदर ही रहेगा, इसको काट के देखते हैं हम लोग। तो काटिएगा तो कितनी आ जाएगी, 4 से काटिए, 4 से काटते हैं हम लोग 8 टाइम्स में, 4 से काटिए 2 टाइम्स में, है ना। तो ये 3 3 जा 9 और 2, 9 इंटू 2 रूट में ही आया, तो 9 का क्या होता है 3 और रूट 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3√2 आया, 3√2 हमारे पास जो आया है 3√2 आया है। 9 2 जा 18 भी रख सकते हैं, है ना। यदि 3√2 इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो हमें देखना है कि 9 और 2 बचा था, 9 2 जा 18, इसका यदि नहीं निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर हमारे पास ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, एक आकृति दिया है जिसमें पी क्यू आर क्यू पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा जिसकी केंद्र ओ ए बी पी आर के समानांतर है एक जीवा है और बी क्यू आर 70 डिग्री, तो ए क्यू बी बराबर क्या होगा। ए क्यू बी बराबर हम निकालना है, तो ए बी पैरेलल दिया है पी आर, ठीक है ना। ए बी पैरेलल क्या है, बी आर है। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल बी जो है हमारे पास, एंगल जो बी है हमारा इक्वल किसका होगा, एंगल बी क्यू आर, क्योंकि एकांतर कोण है बी क्यू आर, ये इसके एकांतर ये होगा। तो ये जब 70 है तो ये एंगल बी भी हमारा 70 हो गया। एंगल ए और एंगल बी क्यू आर, एंगल ये और एंगल बी क्यू आर ये भी क्यों होगा, तो एकांतर वृत्तखंड पे बना कोण बराबर होता है। अब एंगल ए ट्रायंगल जो है ए बी क्यू में देखिए, ये वाले ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, तो इस ट्रायंगल में देखिए तो ए क्यू बी ये वाला हमें ट्रायंगल जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 माइनस ये दोनों तो 70 70 आ गया, तो इसमें से 140 घटा दीजिए, तो सीधे आंसर क्या बच जाएगा 40 डिग्री। आंसर हमारे पास आएगा 40। देखिए 40 डिग्री ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो सेक्शन आता है विज्ञान का, इसमें देखिए विज्ञान में प्रश्न क्या है कि अनावश्यक मतलब खराब ईमेल को क्या कहा जाता है। खराब ईमेल को क्या कहते हैं हम लोग, तो स्पैम कहते हैं। आंसर बनेगा ए स्पैम। अगला प्रश्न देखिए कि सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसके एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है को डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बीट कहते हैं। आंसर क्या बनेगा, बीट कहते हैं। सबसे छोटी इकाई बीट कहलाती है। डेटा सूचना मतलब कंप्यूटर में डैश के रूप में स्टोर किया जाता है, किसके रूप में स्टोर किया जाता है, फाइल के रूप में। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, क्यों घूम सकते हैं, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण घूम सकते हैं। आंसर बनेगा यहाँ पे सी। अगला देखिए तापक्रम की एसआई इकाई क्या है, तापक्रम की एसआई इकाई क्या है, केल्विन होती है। आंसर बनेगा ए केल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर बनेगा आपका ए ताज़ा सब्जियां आंसर होगा। जैसे अंकुरित दाने, हरी पत्तीदार सब्जियां, ये सब विटामिन ई उसमें रहती है। अगला प्रश्न देखिए कि विटामिन मानव जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा को केंद्र है, कौन है, तो आंसर बनेगा ए हाइपोथैलेमस। आंसर क्या बनेगा, हाइपोथैलेमस। आंसर ए होगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन आवश्यक है, तो आंसर बनेगा हमारा विटामिन के। रक्त के थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आइंस्टीन। आंसर बनेगा यहाँ पे डी। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है क्या कहलाती है, वह कहलाती है ईंधन सेल। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, अधिवृक्क रहती है। आंसर बनेगा ए अधिवृक्क। अगला देखिए 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर जो है संगत होगा, किसके संगत होगा, तो आंसर बनेगा डी एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के संगत होगा 100 डेसिबल रॉ का प्रबल। अगला प्रश्न है हमारा कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल में घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, कौन स्थिर रहेगा, तो आंसर बनेगा डी गतिज ऊर्जा इसमें क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुंकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला
क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्ट्यूनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? वह कौन सा है? तो आंसर बनेगा सी, सुक्रालोज। आंसर बनेगा सुक्रालोज। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक इसमें कौन नहीं है? तो आंसर बनेगा बी, ऑक्सीटोसिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है। ऑक्सीटोसिन एक क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है और सभी क्या है? एंटीबॉडीज है, एंटीबायोटिक है सभी। अगला प्रश्न की हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है कितने दिनों का होता है? तो आंसर बनेगा 30 से 180 दिनों के बीच का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निःश्वसन के समय डायफ्राम होता है, क्या होता है डायफ्राम? यह होता है गुंबदकार होता है। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? कौन मानी जाती है? तो आंसर बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन है इसमें? तो CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना इसी को कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaOA होता है। इसको कैल्शियम ऑक्साइड यानी चौक चूने पत्थर के बोलते हैं। कैल्शियम का तो आपको पता ही है। पृथ्वी के भूमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है 21%, नाइट्रोजन का होता है 78%। अगला सेक्शन जो आता है हम लोग का सामाजिक अध्ययन। इसमें प्रश्न क्या बनता है कि सिंधु घाटी के लोग थे कैसे थे? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे ये, है ना। आंसर बनेगा यहाँ पे सी हो जाएगा। भोजन के रूप में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, खजूर, बेर, सुअर और मछली मांस सभी खाते थे। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। चौथा कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं भारतीय नेपोलियन। अगला प्रश्न देखते हैं कि संहारता कौन था? संहारता कौन था? तो आंसर बनेगा ये महासंग्रहकर्ता, संग्रहकर्ता, महासंग्रहकर्ता जो है संहारता था। आंसर बनेगा ए यहाँ पे। और यह कौन से काल में था? तो यह था मौर्य काल में, ठीक है। राजस्व विभाग जिसको हम लोग कहते हैं वो था। आंसर यहाँ पे ए बनेगा। अगला देखिए, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? कब किया था? तो आंसर बनेगा इसका डी, 1027 ईस्वी में किया था। और 227 ईस्वी में जो भारत पे गया था वो कैमा आक्रमण था? यह 17वां आक्रमण था इसका, है ना। 17 बार भारत पे आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी। अगला प्रश्न देखिए कि चालीसा ग्रुप ऑफ 40 की शक्ति किसने तोड़ा? कौन तोड़ा था? तो आंसर बनेगा बी, बलबन। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, जो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। 40 तुर्क सरदारों का दल था, उसको समाप्त कर दिया था बलबन ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? कौन प्रयास किया था? अकबर ने। आंसर बनेगा सी, अकबर का शासनकाल कब से कब था? 1556 से लेके 1605 तक था अकबर का शासनकाल। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हो गया? वो कौन था? तो वो था नुसरत शाह था। नुसरत शाह कब किया था? 1529 में। यह बंगाल के शासक नुसरत शाह को परास्त करके शेर खान ने हजरत अला का उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर बनेगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। आंसर यहाँ पे डी बनेगा। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज ने मीर कासिम को हरा दिया था। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? कौन सा विद्रोह? तो 1857 वाला क्रांति। तो आंसर क्या बनेगा इसका? जो जमींदार थे हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी किए थे। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो आंसर बनेगा बी, बहावी आंदोलन को जानते हैं हम लोग। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सैयद अहमद थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था।
पटना के जो विलायत अली और इनायत अली थे इस आंदोलन के मुख्य नायक थे। और यह आंदोलन मूल रूप से जो है मुस्लिम सुधारवादी जो है आंदोलन था। यह आंदोलन जो था 1928, कब 1928 से शुरू होता है और कब तक चलता है, 1900 1828, माफ कीजिएगा, 1828 से शुरू होकर 1888 ईस्वी तक चलते रहा था। इस आंदोलन के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था। अगला देखिए, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? किसके समय उलट दिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा उलट दिया गया था। कब? 1910 में भारत के वायसराय बना। उसके समय जो महत्वपूर्ण कार्य जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। 12 दिसंबर 1911 का जॉर्ज पंचम का आगमन। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा, भारतीय की राजधानी कोलकाता से कहाँ, दिल्ली हस्तांतरित करने की भी घोषणा किया गया इसी भाषण में। अगला है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो आंसर बनेगा रॉलेट अधिनियम। आंसर यहाँ पे ए बन जाएगा। यह जो था अधिनियम बिना वकील तथा बिना दलील के कानून कहा गया था। इसे काला अधिनियम कह सकते हैं, ब्लैक एक्ट, एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के भी नाम से इसको जाना जाता है। गांधी जी का अब तक का भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। उन्होंने इस अधिनियम के विरुद्ध जो है 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। इसी घटना ने गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। अगला प्रश्न देखिए कि 1946 से लेकर 1950 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे 1946 से 50 तक। अगला प्रश्न देखें कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूमि जिले के साकची में किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? तो 1907 ईस्वी में किया था। यह कहाँ पे है? अभी तो तत्काल जो है बिहार में पड़ता है, लेकिन उस समय झारखंड बोलते थे उस समय, है ना। स्वर्णरेखा नदी पे है, साक्षी नामक, जमशेदपुर टाटा जी के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक जो है तपस्या और साधना का व्यतीत किए थे। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आंसर बनेगा गया में। कहाँ पे किए थे? गया में। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। 35 वर्ष की आयु में किए थे। लगातार 6 वर्ष तक कठिन परिश्रम किए थे। और कहाँ पे किए थे? तो वैशाली पूर्णिमा की रात एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो आंसर क्या बनेगा? ए, अफ्रीका में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित सागर या महासागरों में से कौन पनामा नहर के द्वारा जुड़ी हुई है? कौन जुड़ा हुआ है? आंध्र महासागर एवं प्रशांत महासागर। आंसर डी बनेगा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में है। आंसर बनेगा सी, अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो अब नष्ट हो चुका है ना। अभी अंटार्कटिका में भारत के 2 वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यशील है। कौन कौन है? उसका नाम है मैत्री और भारती। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में से दुग्ध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? किसका प्रमुख उद्योग है? डेनमार्क का है। आंसर यहाँ पे बनेगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो सेक्शन आता है हमारा तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता आता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, बी जो है सी से बड़ा है किंतु डी जितना बड़ा नहीं है। बी जितना बड़ा नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कौन है हमें बताना है। तो आइए सबसे बड़ा निकाल लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा बनेगा कौन। डी जितना बड़ा नहीं है। कौन नहीं है? तो बी भी बड़ा है सी से। यहाँ पे बी सी से बड़ा है, ठीक है। अब जो बोल रहा है कि बी ई से क्या है? बड़ा है। तो हमें सबसे बड़ा कौन दिखा? सबसे बड़ा तो डी ही दिखा, तो हमें बताना है सबसे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शब्दकोश के अनुसार बताना, आपको डिक्शनरी के अनुसार बताना है कि कैसे इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए पहले ए बी सी डी ऐसे अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सभी में 3-3 है, मतलब सबका मेजोरिटी सबसे ज्यादा 3 वाले का है। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर बी होगा। कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे पहले 3 को उठाइए, 3 वाला STA सब में STA, यहाँ तक ST, यहाँ तक STA, यानी ये 3 तो आएगा ही। 3 के बाद ये 2 आना चाहिए,
तीन के बाद ये एक वाला आना चाहिए, तो इसमें एक है ही, इसमें नहीं है ना, इसमें इसमें तो ये होगा नहीं, तो ये कटा आंसर सीधे यहाँ पे बी बन रहा है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लुप्त संख्या हमें बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, 7 6 जा कितना होता है 42। 42 में से आप 7 यदि हटा लेते हैं तो 35 बचेगा। सीधे यहाँ पे कीजिए 6 5 जा 30, 30 में से 7 घटा लीजिए 23। फिर कीजिए 4 5 जा 20, 20 में से 7 घटा लीजिए 13। आंसर हमारे पास बन गया सी, राइट आंसर सी बन गया। अगला देखिए, राजू यश का परिचय कराते हुए कहता है वह मेरी दादी के पति की पोती का पति है, यश राजू से कैसे संबंधित है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ये क्या बनेगा, बहनोई बन जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि राजू है, यहाँ पे राजू लेते हैं, राजू के दादी के पति के पोती के पति यश का क्या होगा, तो क्या होगा, यश जो है ये क्या बनेगा, बहनोई बनेगा राजू का, इसका बहनोई बनेगा आंसर। अगला देखिए प्रश्न कि वह आरेख चुनना है। यहाँ पे जैसे दिया है क्या कि रसोई घर बर्तन गिलास, तो आइए देखते हैं रसोई घर बर्तन गिलास के लिए कौन सा चुना जाएगा हमको, रसोई घर बर्तन और गिलास। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, रसोई घर में ही तो बर्तन रहती है, उसी के अंदर ना गिलास रहती है, तो आंसर हमारा बी बनेगा। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, 8 के बाद 69 उसके बाद 7, तो अगली संख्या क्या आने वाली है। तो आइए देख लेते हैं क्या आएगी। जैसे 8 का होल स्क्वायर करिएगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 8 का होल स्क्वायर 64, 64 में से 5 ऐड करते हैं तो आपके पास 69 आएगी, है ना। तो वह यहाँ पे भी वही करते हैं, 7 का होल स्क्वायर यानी 49, 49 में हम क्या 5 ऐड कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगी 54, तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, किसी निश्चित कोड भाषा में बताना है, इसका ये लिखा गया है तो उसी कोड भाषा में इसका क्या लिखेंगे हम लोग। तो आइए यहाँ पे जैसे देखिए कि यहाँ पे दो वर्ड लिया गया है ना, IM PU DN DE और NT, बस दो वर्ड से आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, जैसे M से इधर लाते हैं तो ये 13 और 3 कितना होता है, 13 3 16 होता है, तो ये 16 क्रम पे है, ठीक है। ये 9 और 3 घट गया इधर, देखिए इधर 3 ऐड हो रहा है और इधर 3 घट रहा है। इसमें भी सेम आगे वाले में कंडीशन देखिए, 3 यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो 21 और 3 24 यहाँ पे है ना, और इधर 3 घटाना है यानी 13 आना चाहिए, तो M है ना, तो सेम यहाँ पे भी वही करना है आपको, है ना। तो आइए हम लोग 3 पहले घटाते हैं और जोड़ते हैं, इस इधर से 3 घटाइएगा और इधर से 3 जोड़ना है, हमें इधर 3 प्लस करना है और इधर घटाना है। तो आइए इसको हम लोग ऐड करते हैं, 3 तो कितना हो जाएगा, ये बी पे है, 3 ऐड कीजिए तो यानी 5, यानी वाई ई वाला होना चाहिए, या तो बी नहीं तो सी होना चाहिए। तो देखिए ये कहाँ तक मैच कर रहा है, दूसरे में ही हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। इधर देखिए इसमें से 3 घटाइए तो कितने आ जाएगी, एक्स, यानी ये तो कट हो गया, तो आंसर हमारे पास ऑप्शन सी बन गया। अगला प्रश्न देखिए, हमारे पास कथन दिया हुआ है ना, तो आइए कथन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कि सभी गेंद जो है प्रशंसक है, सभी गेंद, यहाँ पे गेंद लिख लेते हैं, सभी गेंद जो है क्या है, प्रशंसक है, प्रशंसक है। कोई भी प्रशंसक खिलाड़ी नहीं, कोई भी प्रशंसक जो है, यहाँ पे खिलाड़ी अलग डाल दीजिए, खिलाड़ी नहीं है, कुछ खिलाड़ी विकेट है, कुछ खिलाड़ी इसी में विकेट डाल लीजिए, कुछ खिलाड़ी विकेट है। तो निष्कर्ष हमारा क्या कर रहा है कि कुछ खिलाड़ी प्रशंसक है, कुछ खिलाड़ी जो है प्रशंसक है, कुछ खिलाड़ी जो है हमारा प्रशंसक नहीं, बिल्कुल गलत है, ये तो होगा नहीं। कुछ विकेट गेंद है, कुछ विकेट जो है हमारा गेंद नहीं, ये भी 31। और कुछ प्रशंसक गेंद है, कुछ प्रशंसक जो है हमारा क्या है, गेंद है, बिल्कुल कुछ प्रशंसक गेंद है, तो आंसर हमारा 3 नंबर राइट आंसर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे निष्कर्ष सिर्फ 3 निकला है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा एक ही है, केवल निष्कर्ष 3 इसमें बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है क्या है कि नीचे दिया गया है, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है, कारण दिया गया है और कथन। तो देखिए कथन पढ़ते हैं हम लोग, रेगिस्तान में मृग मरीचिका उत्पन्न होती है, तो कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो देखिए इसमें आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, दिया गया है क्या कि इसमें भी हमारे पास कमजोर तर्क और मजबूत तर्क दिया गया है। तो आइए कथन हम लोग पढ़ते हैं। कथन है हमारे पास कि क्या रेलगाड़ी में कोयले के इंजन का विद्युत इंजन से बदलना चाहिए, बदला जाना चाहिए। तो तर्क क्या है, हाँ कोयले के इंजन बहुत अधिक प्रदूषण का कारण बनता है, नहीं
दूसरा है नहीं, भारत घरेलू जरूरत को पूरे करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। तो आंसर हमारा बनेगा क्या? आंसर सिर्फ केवल एक प्रबल है इसमें, है ना, क्योंकि हाँ, कोयले के इंजन बहुत ही अधिक प्रदूषण के कारण बनता है। तो आंसर हमारा ए बनेगा। तो ऐसे हम लोगों ने ये भी सेट कंप्लीट किया, बस लास्ट एक सेट बच गया 35, वो भी कल करा दिया जाएगा, शाम तक आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने क्वेश्चन को जरूर से जरूर टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर क्वेश्चन को डालिएगा, ताकि जिनकी भी आगे आने वाले एग्जाम है उनको प्रॉफिट हो सके।